कैसे हैं आप सब। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्राफिक का। मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनिंग वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी कोरल ड्रा के ऊपर। जैसे कि मेरी पहले वीडियो जो है वो मैंने आपको कोरल ड्रा के इंटरफेस के बारे में बताया। तो आज से शुरू करते हैं आज से क्लास 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें नया पेज खोलने के लिए कोरल ड्रा के ऊपर कंट्रोल N करना पड़ता है। तीनों सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। आप कोरल ड्रा के अंदर हैं, आप एडोब फोटोशॉप में हैं या आप एडोब इलस्ट्रेटर में हैं। नया पेज खोलने के बाद सबसे जो पहला मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जो आपको कोरल जो सा भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपके माउस के ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए। जब आपके माउस के ऊपर आपको ग्रिप हो जाएगी तो आप जो सा भी काम आप ड्राइंग कर लें, आप किसी चीज़ को रोटेट करना चाह रहे हैं, आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, तो आपके माउस के ऊपर ग्रिप होगी। जैसे आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ग्रुप करना चाह रहे हैं या आप अनग्रुप करना चाह रहे हैं, तो आप वो ईज़िली कर सकते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो भी मेरे से सीखने आता है, जिसको भी मैं गाइड करता हूँ, तो उसको पहले मेरी कोशिश होती है कि बेसिक्स पे जो है वो कंप्लीट अबूर हासिल हो जाए। जब आपको अपने बेसिक का पता होगा, आपको बेसिक के ऊपर पूरी जो है आपको ग्रिप होगी, तो आपको आगे जो है वो चलने में आसानी हो जाती है। अगर आप बेसिक्स में वीक होंगे तो वो जो सॉफ्टवेयर आप सीख रहे हैं या जो काम आप करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें अपनी प्रॉपर जो आप अपनी स्पीड अचीव करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले पिक टूल को लेते हैं। पिक टूल को लेने के बाद हम देखेंगे कि पिक टूल से हम क्या क्या कर सकते हैं। पिक टूल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आप इससे चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, पकड़ते हैं, आगे पीछे मूव करते हैं। तो चीज़ों को हम जब पकड़ के रोटेट, रिफ्लेक्ट, कॉपी करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो डुप्लीकेट करने की चीज़ों को करनी है। ये आपने अपनी डेली की रूटीन बनानी है कि जब भी आप अपना कोरल ओपन करेंगे, कोरल चलाएंगे, ऑन करेंगे, तो आपको सबसे पहले जो है वो डुप्लीकेट करने पे या चीज़ को मूव करने पे, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने पे या उसकी कॉपीज़ बनाने पे आपको कुछ टाइम जो है 2, 4, 5 मिनट आपको उस पर सर्व करने हैं। अगर आप ये काम करते हैं तो विद इन 1 to 2 वीक जो है आपका हाथ, जो आप कोरल के ऊपर आपका हाथ काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा, आपको कोरल इजी लगना शुरू हो जाएगा। तो एक मैं छोटी सी आपको टिप देना चाहूँगा। यहाँ पे आप किसी भी टूल पे काम कर रहे हैं, आप शेप टूल पे हैं, आप बेजियर टूल पे हैं, आप फ्री हैंड टूल पे हैं या आप ड्रॉप शेडो टूल पे हैं, आप ग्रेडिएंट फिल टूल पे हैं, तो आपने अगर वापस पिक टूल पे, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी और टूल पे काम कर रहे हैं और हमने अपने आप को वापस पिक टूल पे लेके जाना है, तो उसके लिए शॉर्ट की जो है वो आपके कीबोर्ड की स्पेस बार है। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पे स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप वापस मूव टूल पे चले जाएंगे। तो ये जो शॉर्ट की है, इसको आप टिप कह लें, शॉर्ट की कह लें, ये बहुत इफ़ेक्टिव है स्पेशली कोरल में। जैसे मैंने ये बॉक्स लगाया है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको गाइड कर देता हूँ। मैंने इसको ये ड्रॉप शेडो दे दिया। तो जब हम इसको ड्रॉप शेडो देते हैं, उसके बाद अगर हमने वापस जो है वो जाना, तो हम क्या करेंगे, स्पेस बार को प्रेस करेंगे। जैसे आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे आप वापस मूव टूल पे चले जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की शॉर्ट की है। तो इस पर अगर आप अपने थोड़ा सा अगर आप इसको माइंड में अपने रख के काम करेंगे तो ये आपके काम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये चीज़। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक टूल पे, जैसे ड्रॉप शेडो टूल पे हैं, जब तक आप मूव टूल पे नहीं जाएंगे आप इसको ब्रेक अपार्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इसको वापस जो है पिक टूल पे जाना पड़ता है ताकि हम इसको अलग-अलग कर लें। सम टाइम हमें अपने काम ड्यूरिंग जो वर्क होता है हमें वापस जो है वो टूल को शिफ्ट करना पड़ता है। आप एक टूल से दूसरे टूल में शिफ्ट करने के लिए आप शॉर्ट कीज़ आपको पता है, तो आप इजीली जो है उसको आप अपने काम को इजीली मैनेज कर सकते हैं। बल्कि आप अपने काम को अपने
अपने जो आपका टारगेटेड टाइम होता है उससे पहले आप उसको फिनिश कर लेंगे। तो ये तो हो गया पिक टूल की छोटी सी एक आपको मैंने दी है। इसे आप टिप कह लें या शॉर्ट की कह लें। अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको एक कोरल की सबसे ज़्यादा शॉर्ट की जो कीबोर्ड की शॉर्ट की है वो बताऊंगा, जूम की। तो जूम में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम जूम कर रहे हैं आप मैनुअली जूम टूल पे जाके करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे जूम टूल आप Z प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, आप जूम टूल में आ जाते हैं। जूम टूल पे आप पकड़ेंगे, फिर आप अपने माउस से स्क्रॉल करके जूम इन आउट करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो उसके लिए जो कीबोर्ड के ऊपर आपकी शॉर्ट की है वो आपने बिल्कुल अपने माइंड में रखनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो की यूज़ होने वाली है वो जूम इन और आउट है कोरल ड्रा के अंदर। अगर आप अपने काम में फ्रीक्वेंट हैं या अगर आपको अपने कोरल ड्रा की जूम के ऊपर आपको कमांड नहीं है तो आप बहुत पीछे हैं, आपको इस पे काम करना चाहिए। और अगर आप नए हैं, आपने अभी सीखना शुरू किया या आपका माइंड है कि आप सीखें कोरल ड्रा को, आपको सिर्फ फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर आता है, तो अगर आपका माइंड है कि आप कोरल को भी अपने उसके स्किल के अंदर शामिल करें, ऐड करें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको अपने जूम पे जो है ना आपको कमांड होनी चाहिए। आप जौन सा भी वर्जन यूज़ कर रहे हैं, आप 2020 कर रहे हैं, X9 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं या 17 कर रहे हैं, तो आपको अपने कोरल के ऊपर, कोरल की जूम की इसके ऊपर आपको कमांड होनी चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, जो F2 है वो हम जब पकड़ते हैं, F2 जब आप एक दफ़ा प्रेस कर देते हैं तो वो जूम पकड़ लेता है। तो हम जिस भी पोर्शन को आपने एक लाइट जैसे टॉप कॉर्नर को आपने जूम करना है तो जूम कर लिया, तो अब जूम छोड़ देता है। तो दोबारा अगर आपने फिर वापस जूम और मज़ीद करना है तो आप एक दफ़ा फिर दोबारा F2 प्रेस करेंगे। जब आप F2 दोबारा प्रेस करेंगे तो जिस पोर्शन को आप सेलेक्ट करेंगे वो दोबारा फिर जूम हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने वापस जूम आउट करना है तो आप F3 को जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे आप उतनी दफ़ा वापस जाते जाएंगे। तो ये जो दो शॉर्ट कीज़ है, जूम एक दफ़ा पकड़ने के लिए F2 दबाएंगे तो आप एक दफ़ा जूम पकड़ लेते हैं। ये जूम टूल आपका एक दफ़ा आपके हाथ में आ जाता है। तो उसके बाद आप अगर आपने मज़ीद आप सेटिस्फाई नहीं अपनी जूम व्यू से, तो आप दोबारा F2 प्रेस करेंगे तो आप दोबारा जूम को पकड़ लेंगे। तो जैसे ही आप जूम क्लिक करके अपना लेफ़्ट जो आपका लेफ़्ट की हो गया आप उसे छोड़ेंगे तो वो जूम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने वापस जाना तो आपको F3 प्रेस करना पड़ेगा। तो ये तो होगी आज की आपकी दो बेसिक्स। आप इसको बेसिक समझ लें, शॉर्ट की समझ लें, बेसिक टिप्स समझ लें। जब मैंने शुरू किया था 2007-8 में कोरल ड्रा से मैंने स्टार्ट लिया था, तो उस वक़्त मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं था जो मैंने आहिस्ता सीखी। तो और इसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एक और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अमेजिंग किस्म की टिप्स जो है वो मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे आप जब कोरल 12 के बाद या 9 के बाद जितने भी कोरल के वर्जन हैं उसमें लिमिटेड फ़ॉन्ट्स होते हैं। अगर आप उसके आपकी विंडो में फ़ॉन्ट नहीं है तो आप जब कोरल ड्रा 9 इंस्टॉल करते हैं या 9 को छोड़ के आप जितने भी वर्जन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें बहुत लिमिटेड फ़ॉन्ट्स होते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, लाइक जैसे भी आप किसी पब्लिशिंग एजेंसी में काम करते हैं या आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं या आप ऑफसेट इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा जो आपको ज़रूरत होती है वो फ़ॉन्ट्स की होती है। तो अगर आपके सिस्टम में अच्छी कलेक्शन है फ़ॉन्ट की, तो आपका काम जो है वो उसमें खूबसूरती आप डाल सकते हैं, उसको अपने काम को आप ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त क्या होता था कि आपको सीडीज़ लेनी पड़ती थी बाज़ार से जाके, आपको बहुत ज़्यादा खज्जल खुआरी करनी पड़ती थी, या आपको एक दूसरे अपने दोस्त के पास से पूछना पड़ता था, अपने कलीग से फ़ॉन्ट लेके, या जो इसे फील्ड से रिलेटेड आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था आपसे उससे फ़ॉन्ट लेके अपने पास रखने पड़ते थे। वो आपको अलग से अपने विंडो में इंस्टॉल करने पड़ते थे, फिर जाके आपका काम करता था, आपका काम बनता था। तो जब मैंने अपने सीनियर से, जो मेरे टीचर्स थे जिनसे मैंने कोरल ड्रा के ऊपर जिनसे कोरल ड्रा सीखा, उन्होंने मुझे बताया कि जब आप कोरल इंस्टॉल करते हैं तो आप इसको फ़ॉन्ट जो है वो इंस्टॉल करें, साथ जो इसके डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होते हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो इंस्टॉल होते हैं। आई प्रॉमिस अगर आप वो कर लेंगे कोरल ड्रा 9 के साथ इंस्टॉल करते हुए, आप उसके डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं,
तो आपको कोई सीडी किसी इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सारे फ़ॉन्ट जो इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, जो आपकी बुक्स वगैरह के ऊपर, हैंग टैग्स के ऊपर, या आप कह लें कि आपकी फेमस ब्रांड्स जितने भी हैं आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड टी शर्ट्स के डिज़ाइन हैं, उसके अलावा आपकी जीन्स वगैरह के पॉकेट्स पे या जहाँ भी आप कह लें कि आपके डिज़ाइंस प्रिंट वगैरह से लिखे होते हैं, तो वो आपको सारे ऑलमोस्ट 90% फ़ॉन्ट सारे आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने काम में, मेरी शुरू से आदत है, एक मेरी आदत डेवलप हो गई है कि जब भी मैं अपनी विंडो रिफ़्रेश करता हूँ या मैं काम कर रहा होता हूँ, तो सबसे पहले विंडो को रिफ़्रेश करने के बाद सबसे पहले मैंने कोरल ड्रॉ 9 करना होता है। और ड्यूरिंग कोरल ड्रॉ 9 जब मैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन में जो है ना, वो कोरल ड्रॉ के जो फ़ॉन्ट्स हैं तकरीबन वो 1400-1500 फ़ॉन्ट बनते हैं, वो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो उससे जो है बिलीव में उससे मेरा काम जो है वो 90% सॉल्व हो जाता है फ़ॉन्ट ढूंढने में। पहले क्या होता था, मैं सीडीज़ लेके इंस्टॉल करनी पड़ती थी, फिर उसमें से फ़ॉन्ट सर्च करने पड़ते थे और फिर जाके कहीं आपकी फ़ॉन्ट्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती थी। तो अब तो खैर बहुत ज़्यादा जिद्दत आ गई है काम में, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। आप बहुत ज़्यादा वेबसाइट डेवलप हो गई हैं जिनके ऊपर आप अपने 2-3 जो वर्ड्स हैं उनको आप ड्रा कर लें, और बाकी के जो आपको फ़ॉन्ट अगर नहीं मिल रहा तो आप उसको उस वेबसाइट पे अपलोड करके वो सिमिलर फ़ॉन्ट आपको, अगर सेम नहीं मिलेगा तो सिमिलर ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। तो आई होप कि मेरी ये जो कोशिश है आप लोगों को पसंद आएगी, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर किया। तो शुरू करते हैं आज से आगे की क्लास जो है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी बार है ऊपर, ये तो जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये Ctrl+N नए पेज के लिए, ये ओपन करने के लिए, सेव के लिए, और ये प्रिंट के लिए। एक्चुअली अभी मेरे पास जो प्रिंटर मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, पड़ा हुआ है। तो जो मेरी कमिंग वीडियोस होगी मैं कोशिश करूँगा उसमें उसके अंदर ही आपको प्रिंटर इंस्टॉल करके दिखा दूँ। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ इसके ऊपर, और प्रिंट इंस्टॉल करना, उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद उसको सेट करना, और प्रिंट कैसे लेना है वो भी आपको बताऊँ। उसके बाद कॉपी कट पेस्ट के some बेसिक्स ऑप्शंस हैं। उसके बाद जो नीचे जो है आपका मेन्यू बार के अंदर, प्रॉपर्टी बार के अंदर, वो जो है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज वगैरह, पेज से अबाउट सारा कुछ है। आपने जो पेज लगाना है, पेज साइज़ होंगे उसमें, अगर आप जो इंटरनेशनल पेजेस आपके पेज यूज़ होते हैं, जैसे A4, A3, A5 है, और बहुत सारे फ़ॉन्ट, लीगल लेटर, अगर आप वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो तो आप इसके अंदर जाके सिंपली आप जो इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आप वो आ जाएगा। अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक साइज़ है, लाइक आपने ब्रोशर बनाना है, या आपने पम्फलेट बनाना है, आपने कोई फ्लैक्स बनाना है, या पोस्टर बनाना है, या कि आपने, अगर आप ऑफसेट फील्ड में हैं तो आपके पास कुछ, आपने किसी चीज़ को अपिंग करनी है, उस फाइल को आउटपुट पे लेके जाना है, तो उसमें पेपर साइज़ होते हैं 15, 20, 20, 30, 23, 36, 18, 23 काफ़ी सारे साइज़ हैं। अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक साइज़ देना आपने, तो उसके लिए आपको यहाँ पे वो साइज़ देना पड़ेगा। जैसे मैंने 15 बाय 20 लगाना है तो आपको वो लगाना पड़ेगा। अगर आप वो साइज़ दे देंगे तो आपका वो साइज़ हो जाएगा। अगर आप फ्री हैंड काम करना चाहते हैं वो तो बहुत ईजी, आप ड्राइंग विंडो में किसी जगह पे जाके आप काम कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो साइड पे आपको ये दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, पेज के जो होता है वो पेज ओरिएंटेशन है। पेज को आपने लैंडस्केप रखना है या आपने पोर्ट्रेट रखना है, उस पर हम काम करना है। ये आपकी बेसिकली बेस में आता है। सबसे पहले आपने जब कोरल पे काम शुरू करना है तो मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप अपना पेज जो है पेज साइज़ सेट करें। पेज साइज़ करने के बाद आप उसको पेज की जो पोजीशन होगी वो आपको सेट करनी है। आपको लैंडस्केप चाहिए या आपको पोर्ट्रेट चाहिए। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप करने के बाद जो है, जो आगे ऑप्शन आ रही है आपके पास, वो है पेज की जो है, आपको अगर आप मल्टीपल पेजेस पे आपकी फ़ाइल चली गई है, अगर आपकी फ़ाइल मल्टीपल पेजेस पे चली गई है, जैसे 1 से लेकर 5 पेजेस हैं, तो फिर आपको ये ऑप्शन यूज़ करनी पड़ेगी कि अगर आपने अपने 5 पेज है आपके, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फर्स्ट पेज है वो आपके पोर्ट्रेट और बाकी सारे लैंडस्केप हो जाएं, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है।
और अगर आप चाहते हैं कि जो आप एक कमांड एक पेज पे दे रहे हैं वो सारे पेज वैसे हो जाए, तो आपने ये ऊपर वाली ऑप्शन को, यह सभी में सेम है, आप कोरल 5 से लेकर कोरल 2020 तक जो है वो सब की ऑप्शन ये सेम है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए उन्होंने। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। उसके बाद जो हमारे पास आगे आता है वो यूनिट्स हैं। यूनिट्स जो है ये भी आपकी बेस है। जब आप काम शुरू करते हैं, वो आप कोरल ड्रा के अंदर है, आप एडोबी फोटोशॉप में है या आप एडोबी इलस्ट्रेटर में है, आपको सबसे पहले अपने यूनिट सेट करने होते हैं। पेज सेटिंग के बाद अगर आप जैसे एडोबी फोटोशॉप में आप Ctrl+N या नया पेज लेते हैं, तो सबसे पहले वो आपको एक डॉक्यूमेंट विंडो देता है जिसके अंदर आपने पेज साइज़ होता है, पेज की पोजीशन होती है, उसके बाद पिक्सल्स वगैरह होते हैं, आपने कितने रेजोल्यूशन होती है जिस पे आपने सेट करना है, आपने कितनी 300 बनाना है, 300 पे आप काम करना चाह रहे हैं, 400 पे करना चाह रहे हैं, 500 पे करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ आपको सेट करनी पड़ेगी। क्योंकि कोरल है तो कोरल 9 पे हम अभी स्टार्ट शुरू से आए हैं, तो इसमें ये वो ऑप्शन नहीं देता। तो हमने क्या करना है, जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर है उसमें भी सेम ये चीज़ है, वो आपको नए एक डॉक्यूमेंट विंडो देता है जिसके ऊपर आपके पास सारा कुछ सेट करना होता है। अगर आप नहीं भी करते तो आप नया पेज खोलने के बाद वापस जाके वो चीज़ सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आपने इंचेस में से काफ़ी सारी ऑप्शन है, मिलीमीटर है, इंचेस है, पॉइंट्स है, पिक्सल्स है, डॉट्स है, फीट है, यार्ड्स है, माइल्स है, सेंटीमीटर्स, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है इसके अंदर। जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो इंडस्ट्री में तो cm और इंचेस यूज़ होते हैं, सेंटीमीटर्स और इंचेस यूज़ होते हैं। और अगर आप चले जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है वो आप ज़्यादातर इंचेस और सेंटीमीटर जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो इंचेस है वो आपके यूज़ होते हैं ऑफसेट डिज़ाइनिंग में, ऑफसेट जो फील्ड है उसमें ज़्यादा इंचेस यूज़ होते हैं। तो अब आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, अगर आप cm में काम करना चाह रहे हैं, आप मिलीमीटर में काम करना चाह रहे हैं, आपको कुछ साइज़ बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको जो पूरा साइज़ आपको क्लाइंट बता रहा है, आपको 100% साइज़ लगाना है। बाद सम टाइम आपके पास से एक फ़िज़िकल सैंपल आता है, आपने वो सेम साइज़ लगाना होता है। तो जब आपको सेम साइज़ लगाना है तो आप कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जब उसको स्केल के से आप मेजर करेंगे तो आप कोशिश करें को मिलीमीटर में आप उसको मेजर करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो साइज़ में डिफ़र आने का जो फ़र्क आने का जो होगा, साइज़ में गलती होने का जो चांसेस होंगे वो बहुत माइनर हो जाएंगे। जब आप cm में या इंचेस में चेक करेंगे तो उसमें थोड़ा सा मसला आ जाता है, साइज़ पूरा एग्जैक्ट नहीं आप लगा सकते। ये हो गया आपका इंचेस, आपने इंचेस पे सेट कर लिए। उसके बाद ये न्यूड ऑफसेट है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये आपको तीनों सॉफ्टवेयर में मिलेगी। कोरल ड्रा में ये ऑफसेट के नाम से है, एडोबी फोटोशॉप में भी है और एडोबी इलस्ट्रेटर में भी है। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, स्पेशली अगर आप ऑफसेट फील्ड में जाना चाह रहे हैं, ऑफसेट डिज़ाइनिंग में है, आप ऑफसेट फील्ड से रिलेटेड हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बिलीव में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली ऑप्शन है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे अभी इस वक्त 15 है तो हम 5 करते हैं, इसका भी मैं बता देता हूँ। इसमें हम 5 इंचेस मैंने जब दे दी हैं तो मैंने एक बॉक्स लगाया। इसका मतलब होता है ऑफ सेट। नहीं, ऑफ सेट क्या करेंगे, पहले हम ऑफ़ करेंगे, ऑफ़ करने के बाद फिर हम सेट कर लें। सम टाइम ऐसे होता है कि ये आपने एक बॉक्स लगाया, एक बॉक्स के साथ दूसरा बॉक्स है, तो इसके नीचे आप इसको काम करना चाह रहे हैं ब्लू के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम इसको साइड पे कर देंगे। साइड पे करके हम वापस करेंगे तो अपनी प्लेस पे हमें अपनी जगह पे बैठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। पहले हम इसको ऑफ़ करेंगे, आपने जितने इंचेस या जितने cm या जितने मिलीमीटर का इसको ऑफसेट देंगे ये उतनी दूर जाएगा। जैसे मैंने इसको 5 इंचेस दिया था तो ये 5 इंचेस दूर चला गया। अब हम जो भी आपकी प्लेस यहाँ पे आपने काम करना है उसमें आप अपने आराम से अपना काम कर सकते हैं। और जब आपका काम फिनिश हो जाएगा, जब आपकी एडिटिंग ख़त्म हो जाएगी तो आपने वापस इसको वही प्रेस करना जो आपने पहले इसको दूर करने के लिए किया, तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास बहुत ज़्यादा लेयर्स वाला, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स वाला आपके पास कोई डिज़ाइन है या हैंग टैग है या कोई भी ऐसा आपके पास एलिमेंट है जिसमें बहुत ज़्यादा आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, टेक्स्ट है, प्लस टिफ फाइल्स आपने यूज़ किए हुए हैं, तो उसके लिए ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत अमेजिंग किस्म की ऑप्शन है कोरल ड्रा की। तो मैं आपको रेफ़र करूंगा कि आप इसको यूज़ ज़रूर करें अगर आप ऑफसेट फील्ड से रिलेटेड हैं। टेक्सटाइल में भी यूज़ होती है लेकिन टेक्सटाइल में इसका यूज़ बहुत कम है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आप जब ऑफ़ करेंगे, अगर आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो 5 इंच उस चीज़ से दूर चला जाएगा, और आप दोबारा उसी चीज़ को अगर प्रेस करेंगे तो ये 10 इंचज़ हो गया है।
आपने ये चीज़ जब आप यूज़ कर रहे हो ये कमांड, तो आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि आपने उस दौरान अब जो आपने न्यूड ऑफसेट जो आपकी होगा यूनिट होगा उसको आपने छेड़ना नहीं है। वो जो भी आपने अमाउंट वहाँ पे लिखी है, जो भी आपने वैल्यू लिखी है वहाँ पे, उसको आपने छेड़ना नहीं है। अगर आपने उसको चेंज कर दिया तो फिर आप वापस अपनी जगह पे जैसे नहीं आ सकेगा। तो जब आप ये काम कर रहे होंगे तो आपने पूरी अपनी ये बाज़ेन में बैठा लेनी है कि आपने अपनी जो आपकी न्यूड ऑफसेट जो आपकी वैल्यू है उसको आपने चेंज नहीं करना। आप इसको टॉप करेंगे तो ये 5 इंच टॉप पे जाएगा, 5 अगेन 10 हो गया, 15 हो गया और ये वापस आ गया। इसी तरह आप नीचे डाउन लेके जाएंगे तो 5, 10, 15, 20, तो ये 5-5 इंच के स्टेप्स बन जाए। जितने इंच भी आप इसको देंगे उतने स्टेप्स बन जाएंगे। अगर आपने 15 इंचेस दिए हैं तो 15 इंच के स्टेप ये आगे चलता जाएगा। तो ये तो हो गया आपका न्यूड ऑफसेट की ऑप्शन। उसके बाद इतनी ख़ास चीज़ नहीं है जो आपको बताने वाली हो। एक चीज़ जो कोरल 9 में बहुत ज़बरदस्त है वो ये है कि इसको जब हम कहते हैं किसी चीज़ को सिलेक्ट करना चीज़ को, तो वो ये होता है कि आपने ये जो आपको पॉइंट मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल से बताया था कि जो चीज़ आपको आपने सेलेक्ट करनी है उसके ऊपर आपको कंट्रोल पॉइंट्स नज़र आने चाहिए। अगर आपने इसको नहीं किया हुआ तो इस पर आप कोई भी आप ना फिल कर सकते हैं, ना इसको आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, ना इस पर आप कोई इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते आप इसको। तो जब आप इसको ऑफ छोड़ेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगी ट्रीट एज ए फिल। जब इसको आप छोड़ देते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर आपके सिर्फ आउटलाइन है। फिर आप इसको उस वक्त सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप इसके ऊपर आउटलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो उसके लिए जो भी नए भाई इस फील्ड में आए हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि माउस के ऊपर उनकी पूरी ग्रिप नहीं होती है। तो इसने बारीक जगह पर जाके क्लिक करने में, बारीक आउटलाइन पर क्लिक करने में थोड़ा टाइम दिया। तो आप जूम इन करें, जूम इन करने के बाद जो है फिर आप क्लिक करें तो फिर आप इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उसमें क्या करते हैं कि जो ये ऑप्शन है आपके पास ट्रीट एज ए फील्ड की, अगर आप इसको चेक कर देंगे तो आप किसी जगह पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ सेलेक्ट हो जाती है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो फिर ये जो है ऑप्शन वो आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकें जब तक आप इसको कलर फिल नहीं करते। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगी। तो अब चलते हैं अगले टूल की तरफ। अगला जो टूल है वो है शेप टूल। जो शेप टूल है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जब आप कोरल ड्रा में काम कर रहे हैं। जैसे कि आपको उसके टूल से अंदाज़ा हो गया होगा। शेप टूल जैसे कि शेप देने के लिए, लाइक जैसे हम किसी चीज़ को भी शेप देने के लिए शेप टूल का यूज़, जैसे पिक टूल है तो हम पिक टूल को पकड़ने के लिए, मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए, स्ट्रेच एंड स्क्वीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह हम जो शेप टूल है उसको हम शेप देने के लिए यूज़ करते हैं। तो शेप टूल से हम ड्राइंग भी करते हैं। ड्राइंग किस तरह करते हैं? ड्राइंग के लिए बेसिकली 2 टूल कोरल ड्रा के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं यूज़ करता हूँ। एक फ्री हैंड टूल है, दूसरा बेजियर टूल है कोरल 9 में। और आगे जैसे आप चलते हैं, आगे लेटेस्ट वर्जन में जाएंगे आप, इससे आगे वर्जन में तो उसमें पेन टूल भी आ जाता है और 1-2 टूल्स हैं। तो जब हम पेन टूल से या बेजर टूल से या फ्री हैंड टूल से हम आउटलाइन लगाएंगे, आउटलाइन को शेप देने के लिए हम शेप टूल का यूज़ करेंगे। तो शेप टूल का मकसद ये है कि आपने किसी चीज़ को कर्व करना है, आपने उसको सीधा करना है या शेप देनी है, तो उससे हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो होगा शेप टूल। जैसे मैंने एक सीधी लाइन लगाई है, एक लिए सीधी नहीं लगी है, इसलिए सीधी नहीं लगी क्योंकि ये फ्री हैंड टूल है। ये एक लाइन लगा ली हमने, ये बिल्कुल सीधी है। इसमें जो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा, वो है गाइडलाइंस। कोरल ड्रा के अंदर गाइडलाइन की ऑप्शन होती है, वो आप ऊपर से भी ले सकते हैं, साइड से भी ले, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में आप गाइडलाइन को यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई भी चीज़ लगाई है, आपने आउटलाइन लगाई है, आपने कोई बॉक्स लगाया है, वो आपको शेप सही नहीं लगी, आप चेक करें, उसकी अलाइनमेंट चेक करना चाह रहे हैं, तो वो आप गाइडलाइंस की मदद से चेक कर सकते हैं। गाइडलाइन कैसे आती है? गाइडलाइन साइड से ऊपर आपको रूलर नज़र आ रहा है,
इस रूलर से जब आप नीचे लेके आते हैं तो ये गाइडलाइन है, गाइडलाइन का आप कलर अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ भी कर सकते। इस पर भी मैं आपको दोबारा डिटेल से इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये हमने जब आउटलाइन एक लगा ली है, एक तो आउटलाइन आपकी जब आप ड्राइंग कर रहे होंगे तो आपने अपनी बात ये ज़हन में रखनी है, बैठा लेनी है आपकी। ऐसे ही आपने इस बात से हिलना नहीं है, इस बात पे आपने बिल्कुल रुक जाना है कि ड्राइंग के दौरान आपकी आउटलाइन जितनी बारीक होगी, जितनी ज़्यादा स्लिम होगी, आपकी ड्राइंग उतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो ये चीज़ मैंने अपने सीनियर से सीखी थी और मैंने अपनी पूरी जो है 12-13 साल के एक्सपीरियंस में चीज़ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी ड्राइंग में खूबसूरती है, आपकी ड्राइंग में बहुत ज़्यादा नफासत आ जाए, तो आपने बारीक आउटलाइन यूज़ करनी है, थिन आउटलाइन यूज़ करनी है। तो जैसे ही मैंने आउटलाइन लगा ली, इसको आप कर्व करना चाहते हैं तो कर्व करने के लिए हमने शेप टूल का यूज़ करना है। शेप टूल में एक तो हम डायरेक्ट आपने पकड़ा और आप डायरेक्ट जाएंगे तो शेप टूल पे चले जाएंगे। तो शेप टूल में जब आप जाते हैं तो ये आपको स्टिचेस की लाइंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब होता है कि आप शेप टूल में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आप पिक टूल पे रहेंगे तो सिंपल आपको ये पॉइंट्स नज़र आएंगे, या इस वक्त आप जो है वो पिक टूल में है। और जब ऐसे आपने जाना है तो अगर आप उस पर कंप्यूटर की शॉर्ट कीज़, कीबोर्ड पे शॉर्ट कीज़ यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप F10 प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपने जैसे ये आपको उसके साथ नज़र आ रहा होगा, शेप टूल में आप क्लिक करेंगे तो आप शेप टूल में चलेंगे। अब जब शेप टूल में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टूल है क्योंकि आपकी सारी ड्राइंग जो है वो इसी के ऊपर बेस करती है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि ज़्यादा जो टाइम है आप अपने शेप टूल के ऊपर दें आफ्टर पिक टूल तो कुछ दिनों में कवर हो जाता है, लेकिन जो शेप टूल है ये आपको उस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको इसकी समझ आएगी। शुरू में तो आप माइट भी आप इस चीज़ से तंग आ जाएँ, कुता जाएँ कि ये तो समझ ही नहीं आ रहा। आप अभी इस तरह का हमारी स्ट्रेट लाइन है तो आपने इसको कर्व करना है। तो बेसिकली जो आउटलाइन है ये मैंने सेलेक्ट की है। एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि ये जो आपने इतना हिसाब ने हमने पकड़ा है, मैंने यहाँ पे रख के लेफ़्ट क्लिक कर दिया तो ये इस हिस्से के अंदर जितनी भी आउटलाइन, जितनी भी नॉट्स होंगी ना, जितनी भी नॉट्स वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ये मैंने नॉट सेलेक्ट कर लिया। इसको आप मैनुअली ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे ऐसे भी हो जाएगा। तो जब आपने आउटलाइन सेलेक्ट, आपने इनको नॉट सेलेक्ट करनी है तो उसके बाद जैसे आपने कर्व करना है, ये मैंने आउटलाइन पकड़ी है तो मैंने कर्व करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से भी आपको राइट क्लिक करके माउस से भी आप कर्व कर सकते हैं और ऊपर मेन्यू बार में भी आपको प्रॉपर्टी बार में भी आप इसको कर्व कर सकते हैं। जब आप इसको कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो इसकी आइज़ बाहर आ जाएंगी। इसको हम कहते हैं नॉट आइज़। नॉट्स की आंखें जब बाहर आएंगी तो आप इसको शेप दे सकते हैं। एक सिंपल तरीका तो ये है कि इसमें भी दो तरीके यूज़ होते हैं। बहुत सारे लोग अपने तरीके से काम करते हैं जिसमें आसानी लगती है, जिसके माइंड में जो ज़्यादा इजीली बैठ जाता है वो अपने तरीके से काम करते हैं। दो तरीके हैं, हम वापस आएंगे। इस वक्त स्ट्रेट लाइन है, एक तो आप दोनों नोट्स को पकड़ें और कर्व कर दें तो ये कर्व हो जाएगा। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप इसको हम कहते हैं हाफ नॉड। ये आधी नॉड होती है। इस पर क्लिक करने के बाद हम राइट क्लिक करते हैं, ये हाफ नॉड लगाई, आपने राइट क्लिक किया तो नॉड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉड ऐड करनी है, नॉड ऐड करेंगे, उसके बाद आपने पूरी आउटलाइन कर्व करना है तो आप टू कर्व कर देंगे, अदरवाइज़ आप इसको नॉड ऐड कर दें। अब नॉड ऐड करने के बाद अगर आपने नॉड सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो नॉड डिलीट हो जाती है। उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको, आप दोनों को अलग-अलग सेलेक्ट करके भी दोनों को अगर आप अलग-अलग सेलेक्ट करके भी कर्व कर सकते हैं अलग-अलग, और आप दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके भी कर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको पकड़ा, सेलेक्ट किया और कर्व कर दिया। तो कर्व करने के बाद जब हम नॉड को सेलेक्ट करेंगे तो नॉड की आइज़ बाहर आ गई। अब एक तो अगर आप इसको सेंटर से कर्व करना चाह रहे हैं तो आप सीधा दोनों के नॉड्स के दरमियान में से बिल्कुल सेंटर में से अपने अंदाजे से आप इसको पकड़ के कर्व कर देंगे तो ये कर्व हो गया। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपको स्पेसिफिक शेप देना चाह रहे हैं तो वापस चलते हैं हम। अगर आपको स्पेसिफिक से शेप देना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इस नॉट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे।
ठीक हो गया। अगर आप इसको नीचे लेके आना चाहें तो ये नीचे भी आ जाएगा। नॉट को जो ऑपरेट करना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नॉट को ऑपरेट करना समझ गया आगे आप, तो आप कोई भी चीज़, कोई भी फॉन्ट, माइनर से माइनर चीज़ भी, टफ़ से टफ़ चीज़ भी आप जो है वो इजीली ड्राइंग कर सकते हैं उसकी। ठीक हो गया। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी हाफ जो लाइन है वो सीधी रहे, तो आप यहाँ पे आउटलाइन हम ऐड करेंगे। हम वापस चले गए यहाँ पे सेंटर में अप्रॉक्सीमेट आप अंदाजे से मैंने नॉट ऐड कर दी। डबल क्लिक करने से नॉट ऐड हो जाती है। आप हाफ नॉट लगाने के बाद भी नॉट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने हाफ लगाई, अब मैंने जाके नॉट ऐड कर दिया, ये नॉट ऐड होगी। जब हमने ये नॉट ऐड किया तो हम इन दोनों को पकड़ कर करेंगे, बाकी की जो चीज़ होगी वो बाकी के साथ सेलेक्ट नहीं होगा। अब किसी जगह पे जाके आपको एक और मुश्किल पेश आएगी। अगर आप न्यू हैं तो आपको एक मुश्किल पेश आएगी। जैसे मैंने एक सिंपल लाइन लगाई है। लाइन लगाने के बाद मैंने सेंटर में ये मैंने इसको राउंड कर्व कर दिया। कर्व करने के बाद मैंने आउटलाइन लगाई है। आउटलाइन लगाने के बाद आप इस हिस्से कर्व करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं वो हिस्सा अपनी जगह पे स्टिल रहे जैसे पहले हुआ था। तो हम अब जब इसको पकड़ के ये कर रहे हैं, आपको ये वाली मुश्किल आएगी। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप नए सीख रहे हैं, आपको कुछ ही दिन हुए हैं इस काम में, तो आपको ये मुश्किल आएगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि काफ़ी देर जो लोग काम कर रहे होते हैं ड्राइंग पे उनको ग्रिप नहीं होती है और बाकी की चीज़ों पे होती है, जैसे बाकी के फैक्ट्स वगैरह पे तो उनका काफ़ी ज़्यादा उनको ग्रिप होती है, इस चीज़ पे काम ज़्यादा नहीं किया होता, तो उनको भी ये मुश्किल आती है। तो जब आप ये करते हैं, आप एक चीज़ को, इस पोर्शन को आप जो है वो राउंड करते हैं तो साथ दूसरे वाला हिस्सा आपका ख़राब हो जाता है, दूसरी शेप ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ करनी है, आपने इस नोट को पकड़ना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद आपने 2 कप्स करना है। एक नोट कप्स, जब आप कप्स कर देंगे तो फिर यहाँ पे ये लॉक होगी नोट। अब इससे जो आगे वाला हिस्सा है वो मूव नहीं होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। जी, तो आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि जब आपकी नॉड, आप किसी जगह पे नॉड ऐड करते हैं, नॉड ऐड करने के बाद आप उसको कर्व करते हैं और अगर वो एक साइड से कर्व हो रही है, इसका मतलब है कि वो कप्स है। जब भी आप नई नॉड ऐड करेंगे तो आपको उस नॉड को नॉड कप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप चाह रहे हैं, मोस्टली जगह पे हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो हमें एक साइड से कर्व करना होता है, उसके आगे बाद हम चलते हैं। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रख लेनी है कि आपकी नॉड कप्स होनी चाहिए, उसके बाद आप उसको आगे काम करें। तो आगे चलते हैं। जैसे आज मैं शेप टूल के बारे में आपको कोशिश करूंगा कि शेप टूल के बारे में थोड़ा सा और बताऊं। ज़्यादा वीडियो जो है वो लंबी नहीं मैं करना चाहता, तो ताकि जो मैं आपको बताऊं वो आपको समझ आए और उसको आप प्रैक्टिस भी कर लें। तो आज शेप टूल के ऊपर थोड़ा सा काम और करेंगे। जैसे मैंने टेक्स्ट टूल लेके मैंने लिखा है ए। अब देखें हमने लिया टेक्स्ट टूल। मैं इस वक्त टेक्स्ट टूल के ऊपर हूँ। टेक्स्ट टूल को लेने के बाद मैंने एक फ़ॉन्ट लिखा, जैसे कि अब जब भी आप कोरल 9 या किसी कोरल के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है जो कि आप लिखने के ऊपर आपके साथ 24 पॉइंट्स का। तो आपने उसको बड़ा करना है, या तो उसका तरीका है कि आप 24 की जगह आप जाके अपनी मर्ज़ी जो भी आपको वैल्यू चाहिए आप वो वैल्यू दे दें तो वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद फ़ौरन आपने क्या करना है, जो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, आपने अपने जो आपका है आपने स्पेस बार को दबाना है तो आप चले गए पिक टूल के ऊपर। पिक टूल के बाद आप एक साइड से पकड़ के इसको बड़ा कर लेंगे। तो ये आपको एडवांटेज है कि जब आपको अपने शॉर्ट कीज़ के ऊपर आपको कंट्रोल होता है तो आपको पता होता है कि आपने अपने काम कैसे मैनेज करना है। अगर यही चीज़ आपको पता नहीं होगी
अगर आपको पता है भी तो आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपके काम का जो ड्यूरेशन होगा, टाइम होगा, वो बढ़ जाएगा। तो इसको हमने लेके इसके बाद मैंने बड़ा कर लिया। जैसे ये देखिए अभी ये 552 हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको इसको करेंगे टेक्स्ट है, इसको हम कर्व कर लेते हैं। कर्व क्या होता है, कर्व क्यों करते हैं, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम सीखेंगे। तो इसमें जो कोरल ड्रा में एक ऑप्शन है लॉक ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट को आप लॉक कर लेते हैं, उसके बाद वो हिलता नहीं है, मूव नहीं करता, उसके ऊपर आप आसानी से काम कर लेते हैं। जैसे कि पुराने वक्त में ट्रेसिंग पेपर यूज़ करते, ट्रेसने के लिए ट्रेसिंग पेपर होता था, ब्रश होता था, नीचे रखे उसके ऊपर ट्रेसिंग पेपर रखते थे। जो चीज़ आपने ड्रा करनी थी उसको जब मैनुअली डिज़ाइनिंग होती थी, तो यही पर्पस, यही चीज़ वो आगे उसको हम कंप्यूटर में लेके आते हैं, तो हम उस चीज़ को हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने नीचे जो रखा उसको हमने लॉक कर लिया ताकि वो हिले ना। उसके बाद आपने इस ए को ड्रा करना है। हम ड्रा करेंगे बेजर टूल से या फ्री हैंड टूल। उसके बाद हम जब शेप देंगे तो शेप देने के लिए शेप टूल की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये तो सीधा ए, इसमें हमें नहीं पड़ेगी ज़रूरत। तो बेजर टूल जब आपने ड्राइंग करनी है, आपकी कोशिश होनी चाहिए, सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि आप जो जिस हिस्से में ड्राइंग कर रहे हैं वो आपका जूम हो। तो जूम करने के लिए मैंने F2 दबाया। F2 दबाने के बाद मैंने जूम टू पकड़ के एक कॉर्नर जो जूम कर लिया। उसके बाद मैंने बेजर टूल पकड़ा। बेजर टूल के साथ मैंने एक नॉट लगाई है। नॉट लगाने के बाद आगे मैंने, अगर आपने सेम नॉट लगानी है, जैसे देखिए मैंने नॉट लगाई है, दूसरी नॉट, अगर आप स्ट्रेट नॉट लगाना चाहते हैं तो आपको अगर आप अपना कंट्रोल पकड़ के हम इसको नॉट लगाएंगे तो ये सीधी लगेगी बिल्कुल। जैसे अगर आपने आउटलाइन की प्रॉपर्टी चेक करनी है, आप आउटलाइन जो लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F12 को आपने दबाना है। मैनुअली भी आप आउटलाइन में जाके ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन F जो कीबोर्ड से इसी शॉर्ट की है वो F12 है। F12 जब आप प्रेस करते हैं तो आपके पास आउटलाइन की आउटलाइन प्रॉपर्टी की जो विंडो है वो पॉपअप होगी। उसके बाद आप उसको अपनी चेंज कर। आउटलाइन के ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा आउटलाइन की जो प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है काम के दौरान जब आप करते हैं। तो इससे भी मैं आई थिंक एक अलग से पूरी वीडियो बननी चाहिए, लेकिन फॉर द टाइम जो है ना वो हम जितनी हमें रिक्वायरमेंट है हम उतना देखेंगे। जैसे 0.216 है तो 0.01 हम इसको कर लेते हैं। और आउटलाइन ब्लैक है तो आपने कोशिश करनी है जो भी आप ऑब्जेक्ट अगर जौन से कलर का आपकी आउटलाइन उससे डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। लाइक जैसे इस वक्त मैंने इसको कर ली है ब्लू कलर। ब्लू कलर करने के बाद मैंने इधर आउटलाइन लगाई, सॉरी नॉट लगाई, इधर नॉट लगाई, यहाँ पे नॉट एक ऐड कर दी, एक यहाँ पे। आपने नॉट लगाते हुए परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। अगर वो गलत भी लग जाएगी तो आप बाद में उसको ठीक कर सकते हैं। ये आउटलाइन लगी। जब आपने कोई भी चीज़ ड्राइंग कर लेनी है उसके बाद आपने उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप शेप टूल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। तो डबल क्लिक कर दिया है आउटलाइन के ऊपर, ये अब चले गए शेप टूल के अंदर। शेप टूल जाने के बाद हमने चेक करना है जो हमने ड्राइंग की है वो हमारी ठीक है। जैसे ये देखें, ये हमारी नॉट ठीक नहीं लगी हुई। अगर आपको एक्यूरेसी इतनी चाहिए, सम टाइम आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है, सम टाइम आपका काम जो है थोड़ा सा, अगर आपकी ड्राइंग 19-20 है तो चल जाती है, लेकिन कोशिश करें आपकी ड्राइंग जितनी खूबसूरत होगी आपका काम उतना ज़्यादा खूबसूरत होगा, अच्छा लगेगा। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, पर कोशिश करनी चाहिए कि आपका काम में नफासत हो, खूबसूरती और देखने वाले को अच्छा लगे। ऑलमोस्ट जो मैंने नॉट लगे, हम काफ़ी ज़्यादा जूम करके देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा है। आप इसको मैनुअली सेट भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं भी करेंगे तब भी ठीक है। इसके बाद नॉट अलाइनमेंट भी होती है, अगर आप वो भी करना चाहें, ऑटो नॉट अलाइनमेंट है, उसकी भी अलग से ऑप्शन है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या, हम ये पकड़ेंगे आउटलाइन पकड़ के मैंने इसको
ऑफ कर दिया, ऑफसेट 5 इंच कर दिया, ऑफ कर दिया तो ये 5 इंच दूर चला गया। अब हमारे पास ए बन गया है, तो हमें क्या करना है, अंदर वाला हिस्सा जो इसका वो बनाना है, ए की जो आया है वो बनानी है। ये कि जब आप आई बना लेंगे तो उसके बाद हमने इसको कलर फिल करना है। तो जब कलर फिल करेंगे तो आप जब कलर फिल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मसला आएगा, एक प्रॉब्लम आएगी, वो आपने वो भी समझ लेनी। जो लोग काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिनको आता है कोर, उनको तो पता होगी चीज़, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बताना मुनासिब समझूंगा कि जब इसको हम कंबाइन करेंगे, जब आपने चाह रहे हैं कि अंदर वाला हिस्सा जो हमने ड्रा किया वो बाहर वाले के साथ जुड़ जाए और अंदर वाला हिस्सा खाली हो, तो हम उसको कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के लिए कंबाइन के लिए जो शॉर्ट की कंट्रोल L है कोरल 9 में, और इससे आगे वाले वर्जन में कंट्रोल K है। तो कंट्रोल L करेंगे, इसके जो वर्जन है वो है कंट्रोल, इसके कोरल 9 में जो कंबाइन करने के लिए अगर आप कीबोर्ड से शॉर्ट कीज़ यूज़ करेंगे तो कंट्रोल L है, अदरवाइज़ आप ऊपर जाके मैनुअली कंबाइन कर सकते हैं। जब हम कंबाइन करते हैं तो ये फिल हो जाता है। तो ये चीज़ होगी। इसमें हमने इस आज के वीडियो में हमने जो है वो ड्राइंग देखें बाकी, अगर आपकी बेस ठीक हो जाएगी, अगर आपकी ड्राइंग ठीक हो गई है तो बाकी चीज़ें आप साथ साथ लेके चल सकते हैं। तो आज हम कर्व से रिलेटेड, आपको मैंने एक आउटलाइन को कर्व करना, उस पर नोड ऐड करना और नोड डिलीट करना ये बता दिया। और उसके बाद अगर आपने सिंपल आपने ड्राइंग कुछ चीज़ कॉपी करनी है, जैसे हमने ए बनाया, आप इसको मैनुअली बना भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इस एग्जांपल देने का मकसद ये था कि आपको पूरी तरह प्रॉपर समझ आ जाए। तो ये हो गया आपका ए बन गया। तो कल जो से सेकंड में हम फिर करेंगे अनलॉक करके आप इसको डिलीट कर लें जो चीज़ आपके पास। ये तो ऑब्जेक्ट था, सम टाइम आपके पास इमेज है कोई, या कोई डॉक्यूमेंट है जिसको स्कैन करके आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं, या आपके माइंड में कोई चीज़ है वो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो वो भी होगी। ये अभी स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई भी चीज़ ऐसी है जो बनाऊँ, वो तीनों सॉफ्ट में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास लेक्चर कुछ रेडी हैं, कुछ मैं बना रहा हूँ, कुछ वर्क कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है। आप अपने काम में, मेरा ये मानना है कि आप अपने काम में ऑलराउंडर आपको होना चाहिए। आप फील्ड में जाते हैं तो जैसे मुझे इस फील्ड में 14-15 साल हो गए हैं, लोगों के साथ काम करते, उठते बैठते देखते, बहुत सारे जो कोलीग्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, वो किसी एक सॉफ्टवेयर पे उनको कमांड होती है, बाकी के सॉफ्टवेयर में उनको थोड़ा बहुत आता होता है, बट उनका हाथ वीक होता है, हैंड होता है। तो होता क्या है कि आप एक जगह से जब एक जॉब से दूसरी जॉब में शिफ्ट करते हैं, या अपने एक काम को दूसरी काम में आप जब शिफ्ट कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो आपको नया काम मिलता है, क्योंकि हर जगह पे एक जैसा काम नहीं मिलता है आपको। जब आपको नए टास्क मिलते हैं तो वो उस सॉफ्टवेयर में, जिसमें आप पहले आपको कमांड होती है उसमें वो आप नहीं कर रहे होते, या उसको आपको जो फॉर्मेट दिया जाता है या आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो आपने, जैसे आपको कोरल के ऊपर कमांड है तो आप नई ऑर्गेनाइजेशन में जाके ज्वाइनिंग देते हैं अपनी, तो उसके बाद आप उसको जब ज्वाइन करने के बाद आप जब कंप्यूटर पर बैठते हैं तो वहाँ पे जो पहले यूज़ कर रहे हैं, जो पहले भाई जो यूज़ कर रहे होते हैं, या जो पहले जो कंप्यूटर छोड़ के गए होते हैं, जो आते हैं या जो पहले काम कर रहे हैं, वो कहते हैं जी आपने इस टास्क को एडोब इलस्ट्रेटर में करना है। तो क्या होगा कि सडनली आपके जो है ना वो आपके तोते उड़ जाएंगे, आपको तो आता ही नहीं है एडोब इलस्ट्रेटर, आता भी है तो उस पर कमांड नहीं होती, वो जो काम आपको नया दिया जाता है उस पर आपने उसको प्रैक्टिस नहीं किया, वो पता नहीं वो कैसे करना है। तो वहाँ पे आपके लिए क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। आप उनसे टाइम लेते हैं, आप सीखें, अब आपको समझ नहीं आएगा क्या करें, फिर आप देसी जुगाड़ लगाते हैं, उसको कोरल में कुछ लोग कोरल में लेके जाएंगे, कुछ जो है वो फोटोशॉप में लेके जाके करेंगे। तो आई बिलीव कि आपको ऑलराउंडर होना चाहिए। आपको अगर कोरल ड्रा का काम मिला तो आप कोरल ड्रा में करें नहीं, बल्कि उसको फड़का के रख दें। और अगर आपको एडोब फोटोशॉप का काम मिला तो आप उसको सेकंड्स के अंदर करके अगले बंदे के हाथ में दे लिए, जी हो गया। और अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं, या आपको टास्क मिला कि आपने एडोब इलस्ट्रेटर में करना है, तो आप एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर आपका पूरी कमांड होनी चाहिए। तो चीज़ें जैसे लाइक कोई 3D प्रिंटर में अगर मैं कोरल में बनाऊँ तो मैं आपको तीनों सॉफ्टवेयर में बना के वो दिखाऊँ कि
आप अगर कोरल में बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, एडोब फोटोशॉप में बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, एडोब इलस्ट्रेटर में बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मेरे लेक्चर जो है वो रिकॉर्डिंग में है कुछ और कुछ एडिटिंग में है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप वो भी चीज़ें भी देखेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग से रिलेटेड तो आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करके हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।